और अब वक्त है जनता रिपोर्टर का। दिवसीय दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात की। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास संबंधित कार्यों को लेकर चर्चा की। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। आज आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे और उन्होंने पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर 3 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें उनका सबसे पहले ये है कि पंजाब में 300 यूनिट जो है बिजली माफ़ की जाएगी और पुराने बिल जो हैं जिनमें एरर है वो भी माफ़ किए जाएंगे और पंजाब में हर घंटे जो बिजली है वो मुहैया करवाई जाएगी। कह सकते हैं कि इस तरीके का ऐलान जो है आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाना एक काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक देखा जाए पंजाब में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उसमें आपसी कलह जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए भाजपा और अकाली दल का गठजोड़ तो ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी तक वो कहीं पर भी सक्रिय नहीं नजर आ रहे। और इसी बीच आम आदमी पार्टी कह सकते हैं एक तरीके से उन्होंने मोर्चा मार दिया है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या बनता है। पंजाब की सियासी पिच पर नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में टकराव खुले तौर पर देखने को मिला। तो वहीं पार्टी रूठों को मनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दिल्ली हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को फिर से तलब किया है और आज सिद्धू दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जो सपने दिल में लेकर सिद्धू दिल्ली पहुंचे हैं, क्या पार्टी उस पर तैयार होगी? पंजाब में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, तो वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान थमा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू फिर से दिल्ली पहुंचे हैं और पार्टी हाईकमान के सामने अपनी मांग रखेंगे। लगातार पार्टी हाईकमान सिद्धू और सीएम अमरिंदर सिंह के बीच टकराव को कम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल उठाते रहे हैं, जिसे लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलकर पार्टी हाईकमान के सामने अपनी नाराजगी जताई थी। क्या एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भारतीय सेना चीन को माकूल जवाब देने की तैयारी में है? दरअसल ऐसे ही कई सवाल हमारे जहन में उठने लगे हैं, क्योंकि भारत ने चीन से लगती सीमाओं पर 50,000 से ज़्यादा और सैनिक भेजे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा फैसला है। बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लद्दाख का दौरा किया था और भारतीय सेनाओं के हौसले बढ़ाए थे। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कश्मीर में के पंपरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में चल रही मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का कमांडर नदीम इब्रार सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया है और उसके एक साथी को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ये दोनों आतंकी पंपरा इलाके में एक घर के अंदर छुपे हुए थे। जब जैसे ही सुरक्षा बलों को इसकी भनक लगी, सुरक्षा बलों ने पूरे घर को घेर लिया और वहाँ पर कार्डन ऑफ कर दिया। उसके बाद अंदर से जब गोलाबारी शुरू हुई तो सुरक्षा बलों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस पूरी घटनाक्रम में दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और इनसे AK-47 बरामद की गई है। इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी करने के बाद उस पंपुरा इलाके में सुरक्षा बल जो है बड़ी संख्या में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू हवाई अड्डा परिसर में ड्रोन हमले की जांच के लिए NIA की टीम जम्मू पहुंच चुकी है। गृह मंत्रालय ने NIA को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। ड्रोन हमले में तकनीकी क्षेत्र में एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा था और वायुसेना के 2 कर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। जम्मू हवाई अड्डा परिसर में रविवार 27 जून रात हुए ड्रोन हमले की जांच के लिए NIA की टीम जम्मू पहुंच चुकी है। गृह मंत्रालय ने NIA को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इस हमले में हवाई प्रतिष्ठान के तकनीकी क्षेत्र में एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा था। साथ ही वायुसेना के 2 कर्मी मामूली रूप से घायल हुए थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की एक विशेष बम निरोधक टीम वायुसेना स्टेशन पर विस्फोट की प्रकृति की जांच कर रही है। विस्फोट में RDX या फिर TNT का इस्तेमाल होने की संभावना जताई जा रही है।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। दरअसल आपको बता दें कि ट्विटर ने भारत का नक्शा एक बार फिर से विवादित दिखाया है। आपको बता दें कि ट्विटर के साइट पर एक सेक्शन होता है जिसे ट्वीट लाइव कहा जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि दुनिया के किस किस कोने में दरअसल ट्विटर इस्तेमाल किया जा रहा है या किस किस देश के अंदर ट्विटर इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसी के अंदर ट्विटर ने भारत के नक्शे को विवादित बताया है, जिसमें ये बताया गया है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ट्विटर कई बार इस तरीके की हरकतें कर चुका है, जिसमें लद्दाख को पहले चीन का हिस्सा ट्विटर बता चुका है। हालांकि उसे बाद में ट्विटर ने सही कर लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से ट्विटर ने इस तरह की हरकतें की हैं, जिसे लेकर भारत सरकार इस पर संज्ञान लेने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार जल्द ट्विटर के इस कारनामे के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हालांकि ट्विटर का यह रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। पूरे भारत में ट्विटर के खिलाफ आलोचनाएं की जा रही हैं। एक बार फिर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर विवादों में घिर गई है। दरअसल ट्विटर की वेबसाइट पर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसमें ट्विटर ने अपने वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया, जिससे ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच पहले से तनातनी का माहौल ट्विटर की परेशानी को और बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि ट्विटर के करियर पेज पर भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं है, यानी कि इसे भारत की सीमाओं से बाहर दिखाया गया, जिससे ट्विटर की पूरे देश में आलोचना होने लगी। भारतीयों के भारी विरोध के बाद से ट्विटर ने वेबसाइट से भारत का विवादित नक्शा हटा लिया है। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया था, जिसके बाद से भारतीयों ने इसका विरोध किया। ट्विटर ने इसके बाद से इस विवादित नक्शे को हटा लिया है और ये पहला मौका नहीं है। ट्विटर इससे पहले भी लेह को चीन का हिस्सा दिखा चुका है। भारतीयों के भारी विरोध के बाद ट्विटर ने वेबसाइट से हटाया भारत का विवादित नक्शा। जी हां, ट्विटर ने भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपना अलग दिखाया था, लेकिन अब विरोध के बाद सोमवार रात को ट्विटर ने विवादित नक्शे को हटा दिया है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश किया हो। इससे पहले उसने लेह को चीन का हिस्सा भी दर्शाया था। जम्मू कश्मीर के अंदर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लगातार अकाली दल हमलावर है। इसी कड़ी में मनजिंदर सिंह सिरसा समेत सैकड़ों लोगों ने उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसी बीच इसी कड़ी में एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिस वीडियो में जिस लड़की को ये कहा जा रहा था कि जबरन उसके साथ धर्मांतरण किया गया है, उसने सफाई दी है। और वीडियो में उस लड़की ने बताया कि जबरन उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। इस तकरीबन 3 मिनट के वीडियो में उस लड़की ने यह भी बताया कि साल 2012 के अंदर उस लड़की ने उस लड़के से अपनी मर्जी के साथ शादी की थी। लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना बयान बदल दे। जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में जिस लड़की के लापता होने का दावा किया जा रहा था, अब उसने खुद वीडियो जारी कर सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लड़की ने कहा है कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और मेरे साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की गई। लड़की ने एक वीडियो में कहा कि यह मामला आज का नहीं है, बल्कि 2012 में ही मैंने सिख धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्होंने कहा कि ना मेरा अपहरण हुआ है और ना ही मेरे साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती की गई। सिख लड़के ने बयान में कहा है, यानी कि जो सिख लड़की है, इसने अपने बयान में कहा है कि 2014 में अपने बैचमेट मुजफ्फर के साथ मैंने मर्जी से निकाह किया। कोरोना वायरस कम होने के बाद यूरोप जाने की चाहत रखने वाले भारतीयों के लिए टीकाकरण के बाद एक नया संकट खड़ा हो गया है। दरअसल यूरोपीय संघ ने अब तक भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी है, जिसके चलते वैक्सीन लगवाने वालों को ग्रीन पास नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते भारतीय यूरोपीय देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर आप भारतीय हैं और यूरोप जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए फिलहाल अच्छी खबर नहीं है। दरअसल भारतीयों के लिए टीकाकरण के बाद एक नया संकट खड़ा हो गया। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ ने अब तक भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी है, जिससे इस वैक्सीन को लगवाने वालों को ग्रीन पास नहीं दिया जाएगा और इसी के चलते भारतीय लोग यूरोपीय देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे। वहीं यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने कोविशील्ड को मंजूरी न देने के पीछे की वजह बताते हुए कहा है कि वैक्सीन के पास वर्तमान में यूरोपीय संघ में मार्केटिंग ऑथराइजेशन नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम की यात्रा पर
तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। दरअसल कोरोना गाइडलाइन के तहत 1 जुलाई से पहले चरण की यात्रा को शुरू करने का ऐलान किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब इस अवधि को थोड़ा और बढ़ा दिया गया है ताकि यात्रा के समय कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। 4 धाम यात्रा के कपाट पहले ही खुल चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। हरियाणा रोडवेज की वोल्वो जल्द सड़क पर नजर आएगी। कोविड के चलते काफी समय से वोल्वो बसें बंद की गई थी, लेकिन अब प्रदेश में 1 जुलाई से वोल्वो सड़क पर दौड़ती हुई दिखेंगी। चंडीगढ़ में मंगलवार को हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये जानकारी दी है कि जल्द ही प्रदेश की तमाम वोल्वो बसों को सड़क पर उतार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड के चलते वोल्वो बसें बंद की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वोल्वो बसें सड़क पर उतरेंगी। इसके साथ ही हरियाणा की जो बसें उत्तराखंड और हिमाचल नहीं जा रही थी, उन सेवाओं को भी शुरू किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने साफ किया है कि उत्तराखंड और हिमाचल के लिए उन राज्यों की अनुमति के मुताबिक ही बसें चलेंगी। काबिले गौर है कि प्रदेश में कुछ समय से बहुत कम संख्या में बसें सड़क पर चल रही हैं, चूंकि कोविड की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के मुताबिक ही बसें सड़क पर नजर आ रही थी। लेकिन इसी बीच अब प्रदेश में वोल्वो बसों को शुरू करने से दिल्ली और गुरुग्राम एयरपोर्ट पर जाने वाले लोगों के लिए राहत जरूर रहेगी। प्रदेश में पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं। यह तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं। आप देख सकते हैं ड्यूटी पर एक पुलिसकर्मी को किस तरह से जीप चालक ने पटक दिया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन इससे सबक लेने की जरूरत है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसे में आम आदमी कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई पर सीधे तौर पर बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम असर डाल रहे हैं। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 95 रुपीज 97 पैसा जो है पेट्रोल का दाम हो चुका है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी लोगों की इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ऐसे में महंगाई भी जो है बढ़ती है। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर हालांकि पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन अब अपनी जेब के हिसाब से ही जो है पेट्रोल और डीजल जो है भरवाया जा रहा है। और जैसे कि आप डीजल के दाम देख सकते हैं 89.25 पैसा, और किस तरह से हाई पेट्रोलियम जो प्रीमियम पेट्रोल है 100 रुपये 29 पैसा, 100 रुपये क्रॉस कर चुका है प्रीमियम पेट्रोल। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल के दाम है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पर महंगाई पर जो है असर पड़ेगा। और जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से लोग अब सिर्फ अपनी जेब के अनुसार ही पेट्रोल और डीजल जो है अपनी गाड़ी में डलवाते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत के 6 खिलाड़ियों का ओलंपिक में चयन हुआ है, और चयन के बाद न केवल सोनीपत में बल्कि पूरे प्रदेश भर में खुशी की लहर है। लोग खुशी का जश्न मना रहे हैं, और यहाँ पर खेल अधिकारी इसी ग्राउंड में जो है 6 खिलाड़ियों के परिवार को बुलाकर उनका सम्मान भी करते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस प्रकार इस ग्राउंड की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर बद से बदतर हालात हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है, ट्रैक उबड़ खाबड़ है, प्रैक्टिस कैसे करें, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है। और दूसरी तरफ यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी टूटा हुआ है, खिड़कियाँ टूटी हुई है, और यहाँ पर जो लंबे समय से निर्माण कार्य है पिछले 4-5 साल से चल रहा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जंगली घास जो है मैदान पर उगी हुई है, जहां प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है खेल नीति को आगे बढ़ाने के लिए, वहीं जिला स्तर पर इस प्रकार के बदतर हालात प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। जहां देश को 6 ओलंपिक के लिए खिलाड़ी सोनीपत से दिए गए हैं, तो वहीं सोनीपत में इतने बदतर हालात निसंदेह काफ़ी सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। यमुनानगर के सेफ हाउस में एक युवती ने किया सुसाइड। 3 दिन पहले ही कोर्ट मैरिज कर प्रोटेक्शन पर सेफ हाउस में आया था प्रेमी जोड़ा। लड़की राजस्थान के नागौर की रहने वाली है, जहां पर इसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज है। वहीं 24 तारीख को ये ट्रेन से यहां पहुंची और 25 तारीख को इन्होंने कोर्ट मैरिज कर सेफ हाउस में चले गए थे। वहीं कल मानसिक तनाव के चलते बताया जा रहा है कि युवती ने सुसाइड कर लिया।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जगाधरी पुलिस ने इस मामले की सूचना राजस्थान की नागौर पुलिस को भी दे दी है और इसके परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए इनकी दोस्ती हुई थी और उसके बाद ये युवती यहाँ पर आई और इन्होंने कोर्ट मैरिज कर प्रोटेक्शन लेकर कोर्ट से सेफ हाउस में चले गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर मजिस्ट्रेट की देखरेख में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अगर बल्लभगढ़ की बात करें तो फिलहाल यहाँ कोरोना के संक्रमण से राहत मिलती तो दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसून के लंबे होते इंतजार के बीच अगले 2-3 दिन तक बल्लभगढ़ वासियों को बढ़ती गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क और गर्म ही रहेगा। अभी बारिश की संभावना भी कम ही है, क्योंकि मानसून के यहाँ पहुँचने में अभी समय लग सकता है। लंबी लंबी ऑक्सीजन सिलेंडर की कतारों के बाद कोरोना वैक्सीनेशन की लाइनों में पसीने बहाने से फिलहाल जो राहत मिलती नज़र आ रही है, तो वहीं मानसून की देरी के चलते इस चिपचिपाती गर्मी से शहरवासियों को कब तक राहत मिल पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। एक सप्ताह तक लोगों को गर्मी और सताएगी, क्योंकि मानसून इस बार लेट हो गया है और पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस बार समय से पहले मानसून पहुंचेगा, लेकिन मानसून हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में पहुंच गया है और वहां पर ब्रेक की स्थिति बन गई है और ब्रेक की परिस्थितियां बन जाने से अभी एक सप्ताह बाद मानसून दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में सक्रिय होगी। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 6 जुलाई के आसपास फिर मानसून की बारिश होगी और तब तक लोगों को गर्मी ऐसे ही सताती रहेगी और बारिश न होने की वजह से किसान परेशान हैं और फसलें सूख रही हैं। फरीदाबाद में प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीज के क्षेत्र में करीब 4000 लोगों की स्क्रीन टेस्टिंग शुरू कर दी है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जो परिजनों की जांच की गई है वो सकुशल सही पाए गए हैं। राहत की खबर यह है कि अभी तक उसके अलावा कोई भी नया केस नहीं आया है और स्वास्थ्य विभाग इस ओर पूरी तरह से पैनी नज़र बनाए हुए है। फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।